खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में आयुष्मान जी हैं। ये है खर्चा पानी। खर्चा पानी हमारा इकोनॉमिक बुलेटिन है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के आसपास इर्द गिर्द बातचीत करते हैं। कल हमने बातचीत की थी वैक्सीन पे, राज्यों की माली हालत कैसे बिगड़ चुकी है वैक्सीन का बजट देखकर, और राज्यों पर उतना ही बल है जितना केंद्र सरकार ने खुद अकेले वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किया हुआ था। आयुष्मान जी, आज के खर्चा पानी में हमारे पास एक दो खबरें हैं। खबर तेल से जुड़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के दामों से जुड़ी हुई है, कच्चे तेल के दाम से जुड़ी हुई है। इस पर एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट भी है जो एक ब्रॉडर पिक्चर की ओर इशारा करती है, और गोल्ड का एक्सचेंज खुलने वाला है, ऐसी खबरें चलने लगी हैं। अंशुमान जी, पहले क्या डिस्कस किया जाए? क्रूड ऑयल? हाँ, हमको लगता है हमें पहले सिद्धांत क्रूड ऑयल डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम लगातार खर्चा पानी में लोगों को पिछले 1-2 महीने से बता रहे हैं वो चीज़ें उस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कि हमने चर्चा की थी मार्च में भी और अप्रैल में भी कि क्रूड के प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 पहुँचते देर नहीं लगेगी, और वो हुआ क्योंकि अब क्रूड के प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 के आसपास पहुंच चुके हैं। और इसका मतलब क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, और इसके साथ इसका एक और पहलू ग्लोबल डिप्लोमेसी का है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का है। इन तीन चीजों से जुड़ा मुद्दा। और तेल की कीमतें हमारी जिंदगी से सबसे करीब में जुड़ी हुई हैं। हम रोज सुबह उठते हैं तो पहली खबर हमारे सामने ये होती है कि 25 पैसे, 24 पैसे, 30 पैसे, 28 पैसे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है भारत में। हाँ, तो क्रूड ऑयल पे बातचीत करेंगे। पहले क्रूड ऑयल $70 हिट कर चुका है शुमान जी पर बैरल। 60 था तब भी नहीं सुनी गई, 70 पे तो हमारी और भी नहीं सुनी जाएगी। हमारी क्या, एसबीआई रिसर्च की भी नहीं सुनी जाएगी, जिन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में हेल्थ, ग्रोसरी, यूटिलिटी पर लोगों के खर्च बढ़ने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि खर्च ऐसे बढ़ेंगे कि साहब हाथ के बाहर हो जाएंगे वो खर्च। और उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि तेल के दाम कम किए जाएं। मतलब एसबीआई की ऐसी मांग जो सुनी नहीं जाने वाली है, जहां तक इसकी आशंका है। अंशुमन जी, पहले भी चर्चा की थी हमने इस पर, तेल के दाम किस तरफ लेकर जा रहे हैं इस अगर एसबीआई रिसर्च के आलोक में देखें। सिद्धांत, भारतीय अर्थव्यवस्था और खासतौर से लोगों की खपत और ऊर्जा की अर्थव्यवस्था एक बड़ी और गहरी मुश्किल की तरफ बढ़ रही है। जिस चीज की आशंका ये थी कि जैसे जैसे अमेरिका में, यूरोप में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेज होगा, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी वापस लौटेगी, वैसा हुआ। 12 मार्च के बाद कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट की कीमत $70 का आंकड़ा छू गई। ब्रेंट वो क्रूड है जो भारत की इंपोर्ट का बेंचमार्क होता है, उसके साथ कुछ और क्रूड्स मिलाकर एक बेंचमार्क बनाया जाता है। जब मेरी कल बात हो रही थी लंदन में क्रूड के डीलर्स से और बाकी लोगों से, तो उनका ये संकेत था कि क्रूड की कीमतें $72 पहुंचने में देर नहीं लगाएंगी, क्योंकि तेजी का मोमेंटम बन चुका है। और $70 पर जो खरीद दिख रही है उन्हें बाजार में, जो सौदे दिख रहे हैं या जो सौदे भविष्य के लिए दिख रहे हैं, वो ये सोचकर हो रहे हैं कि अब तेल की कीमतों में तेजी आएगी। इसलिए $71-72 के आसपास पहुंचते हुए देर नहीं लगेगी। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। एक तो यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं रीओपन होना शुरू हो गई हैं। वहां पर बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो गया है, अर्थव्यवस्था में डिमांड आना शुरू हो गई है। चाइना की अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी से बाहर उभर कर पॉजिटिव टेरेन में आ गई थी। तो दुनिया की 3-4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और तेजी से मांग वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। ये इससे अच्छी खबर, इससे ज्यादा उत्साहजनक खबर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई नहीं है। और जब भी मंदी से उबरने की बात होती तो सबसे पहला नृत्य या खुशी का सबसे पहला त्योहार कमोडिटीज में शुरू होता है। तो कमोडिटीज में वो त्योहार शुरू हो गया है। क्रूड बढ़ने लगा, कॉपर बढ़ने लगा, स्टील बढ़ने लगा, ये कीमतें बढ़ने लगी है। भारत के लिए ये सारी खुशी किसी संकट के नगाड़े से कम नहीं है, जो हम लगातार पिछले 3-4 महीनों से सुनते चले आ रहे हैं और हमारे सामने दिखाई दे रहा है। $70 का मतलब यह है कि अभी जिस कीमत पर हमसे पेट्रोल डीजल की जो कीमत वसूली जा रही है वो 65-66 के आसपास थी। उसका घाटा, चूंकि बंगाल का चुनाव था, हमारी पीठ
थोड़े समय के लिए बख्श दी गई उन चाबुकों से जो हमको हर सुबह सुबह पढ़ते हैं। बंगाल का चुनाव खत्म होते ही या देश के बाकी चुनाव खत्म होते हुए ही वो चीजें कीमत में बढ़ोतरी लौट आई। और जब तक ये कीमत की बढ़ोतरी कवर होगी तब तक 70 का खरीदा हुआ तेल या क्रूड जो भारत अब खरीदेगा वो हमारे सर पर आ चुका होगा और यह हो सकता है 72 तक का आ सके। तो पहली चीज तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि भारत से कच्चे में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी या एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी जाने वाली नहीं है। चाहे महंगाई 11% से 12% हो जाए, चाहे हमारी आपकी जेबों में छेद बहुत बड़े हो जाए, या चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की और गहरी आशंका दिखाई दे, सरकारें अब किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति में नहीं है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करें, सिवाय इसके कि वो टैक्स घटाएं इसके ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का बेंचमार्क ऊपर हो गया है, ये बात स्पष्ट है। इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमें लगता है कि हमारे दर्शक बहुत उत्साही हैं, बहुत सारे प्रश्नों के साथ आते हैं, तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत की कूटनीति इसमें काम नहीं करेगी, क्या भारत इस बात की कोशिश नहीं करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हो। वो ये भी जानना चाहेंगे कि भारत ने पिछले दिनों में मिडिल ईस्ट से अपने इंपोर्ट को कम किया है, इस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं खर्चा पानी में। सिद्धांत एक दिलचस्प चीज है, पिछली बार जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी 4-5 महीने 6 महीने पहले तक, तब अमेरिका ने इस बाजार में दखल दिया था, क्योंकि तब अमेरिका में भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का असर वहां की अर्थव्यवस्था में मंदी के तौर पर दिखाई दे रहा था। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मांग तेजी से लौट चुकी है। हमें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ कच्चे तेल की कीमतों का असर केवल मिडिल ईस्ट की या रशिया की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। कच्चे तेल का एक बड़ा प्रोड्यूसर अमेरिका भी है, वहां की ऑयल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो अब अमेरिका में जब डिमांड आना शुरू हुई है तो दुनिया के देश तेल की कीमतों को एक निर्धारित स्तर से नीचे जाने का दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके फायदों का बंटवारा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में होता है। टेक्नोलॉजी ऑयल से जुड़ी हुई पश्चिम के देशों से आती है। अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हमें याद होगा कि पिछले साल की मंदी के दौरान अमेरिका में कई सारी बड़ी तेल कंपनियां बैंकरप्ट हो गई थी, क्योंकि कोई डिमांड नहीं थी बाजार में। तो अब एक बेंचमार्क का लेवल 70, 71, 72 के आसपास घूमता रहेगा तेल, ऐसी संभावना हमें दिखाई दे रही है। और जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, जो तेल उत्पादक देशों का कार्टेल है, सिद्धांत वो उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी नहीं करेगा किसी भी परिस्थिति में कि कीमतें 65-60 से नीचे आ जाएं। तो भारत का जो कंफर्ट लेवल है वो टूट चुका है। भारत के लिए कच्चा तेल सस्ता होने का मतलब है कि $60 से नीचे रहे, वो 58, 55, 56 के आसपास रहे, तब हम ये कह सकते हैं कि साहब अगर टैक्स कम कर दिए जाए तो तेल की कीमतें कम होंगी। तो इसलिए ये लेवल इसके ऊपर है। हालांकि बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करेंगे, सवाल करेंगे, पूछेंगे कि साहब क्या 100 तक जा सकता है? नहीं, क्रूड की कीमत 100 नहीं जाएगी, $100 नहीं होगी, $90 नहीं होगी, $95 नहीं होगी। लेकिन अगर बाजार में कुछ बदलाव दिखाई दे, जैसे हमने देखा कि अभी मिडिल ईस्ट में इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, अगर कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो उसका एक सेंटिमेंटल असर क्रूड के मार्केट पर होगा। ऐसा नहीं कि कच्चे तेल की कीमत $100 हो जाएगी या $90 हो जाएगी, लेकिन वो भारत के कंफर्ट लेवल से $8-10 ऊपर ही रहेगी। यानी कि भारत में को इस अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने का या मंदी से उभरने का जो नकारात्मक असर है, जो निगेटिव खामियाजा है, वो भुगतना पड़ेगा। और इसलिए हमें कच्चे तेल की भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होने की संभावना नहीं दिखती। और अंतिम बात, जो आपने एसबीआई की रिसर्च की बात की, एसबीआई रिसर्च ने बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया है, जिस पर हम चर्चा करते रहे। क्रूड की कीमत और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के कारण भारत में लोग अपने जरूरी खर्च सिकोड़ रहे हैं। अब वो ग्रॉसरी पर खर्च नहीं कर रहे हैं, वो कपड़ों पर खर्च नहीं कर रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट पर खर्च नहीं कर रहे हैं, वो वहां खर्च ही नहीं कर रहे हैं जहां से भविष्य में रोजगार आने हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में तो 60% कंजम्पशन है हमारा, तो वो केवल दवा पर, मेडिकल पर, जान बचाने के लिए दवाएं खरीदने पर, अपने को सुरक्षित रखने पर, खाना खाने पर, और बाकी पैसा ईंधन पर खर्च कर रहे हैं। हाँ, अगर क्रूड की कीमत 70 के आसपास बनी रहती है तो भारतीय बाजार में कई जगह पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर निकल जाएगी। अभी भी निकल गई है, कुछ बाजारों में 100 छू रही है, कुछ में 99 है, कुछ में 99.5 है। लेकिन 70 का या 72 का क्रूड नए नॉर्मल के तौर पर पेट्रोल को 99, 100, 105, 110 अलग अलग राज्यों के टैक्स के हिसाब से उस लेवल पर पहुंचा देगा। और जिसका खतरा हमने पहले जाहिर किया था कि अगर $70 के आसपास, $72 के आसपास क्रूड पहुंचा तो क्या भारत के लोग ₹100 से लीटर से ऊपर का पेट्रोल खरीदेंगे? उसकी आशंका हमें हमारे सामने दिखाई दे रही है, और उसका असर हमारी पूरी खपत पर, ऑटोमोबाइल की मांग पर, बाजार में
में सामानों को लाने ले जाने की लागत पर और बहुत सारी अर्थव्यवस्था के बहुत सारे पहलुओं पर पड़ेगा। पर हमें बहुत गहरी, सरकार की पूरी तेल नीति एक बहुत गहरे असमंजस में जाके धंस गई है, वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर आप टैक्स घटाएंगे तो सरकार के रेवेन्यू टूटेंगे, फिर उसको उसे दूसरी जगह टैक्स लगाना पड़ेगा। और अगर पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ता रहता है तो ना हमारी खपत लौटेगी, ना इकोनॉमी में ग्रोथ लौटेगी। अंशुमान जी, अगली खबर गोल्ड एक्सचेंज को लेकर। सेबी ने प्रपोजल दिया है कि साहब गोल्ड एक्सचेंज लेकर आएंगे। ये बजट 2021 में इसकी घोषणा थी। तो मतलब कोई ऐसा इसको लेकर पहले से ही पाइपलाइन में चीजें थी। तो अब गोल्ड एक्सचेंज आने वाला है। मेरा सवाल यही है, जो सबका ही सवाल होगा मेरे ख्याल से, स्वरूप कैसा होगा, काम क्या होगा, और क्या लोकल मार्केट से कोई बैकलैश झेलना पड़ेगा, ऐसी कोई संभावना है? हाँ, सोने को लेकर पिछले 48 घंटे में कई सारी अलग अलग खबरें आई। एक खबर ये है कि भारतीय बाजार में या दुनिया के बाजारों में, भारत के बाजार में खासतौर पर सोने की कीमत बढ़ना शुरू हो गई। उसकी बड़ी वजह यह है कि मंदी ज्यादा है, लोग वापस सोने में खरीद कर रहे हैं, जो पिछले 3-4 महीनों के दौरान टूटा था। दूसरा, आरबीआई का एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड शुरू हुआ, ईटीएफ शुरू हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर, और भारत के गोल्ड मार्केट के लिहाज से, भारत में गोल्ड के फ्यूचर के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को सौंप दिया है। इसकी घोषणा पिछले साल के बजट में हुई थी, तैयारी पिछले साल से चल रही थी, संकेत पिछले साल से थे। यानी पहली बार हमारे सामने दस्तावेजी तौर पर देश के रेगुलेटर का, जिसे सरकार ने गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर भी बनाया है, सेबी के स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर ही नहीं है, म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर भी नहीं है, आने वाले गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर भी होगा। वो कैसे काम करेगा, इसका पूरा खाका सेबी ने सरकार के सामने रख दिया। सरकार को उसकी मंजूरी देनी है। यहां से हम भारत के में सोने की ट्रेडिंग के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत में आमतौर पर लगभग गोल्ड की जो डिमांड है वो साल में 900 टन है, और हम दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड की खपत करने वाले देशों में गिने जाते हैं। यहां से अब जो परिस्थिति है उसमें आप सोने को शेयर की तरह, सोने को म्यूचुअल फंड की तरह, सोने को बॉन्ड की तरह खरीद बिक्री कर सकते हैं। यानी उसकी ई ट्रेडिंग या डिजिटल ट्रेडिंग होगी। तरीका इसका बहुत ही आसान होगा, जो सेबी ने इसमें तय किया है। यदि आपके पास मान लीजिए गोल्ड है किसी भी क्वांटिटी में 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, आप उसे एक डिपॉजिटरी के पास ले जाएंगे। डेडिकेटेड डिपॉजिटरीज होंगी। शेयर बाजार में से जुड़े हुए लोग ये जानते हैं कि हम अपने शेयर भी डिपॉजिटरीज में रखते हैं और उनका डीमैट फॉर्म में ट्रेडिंग करते हैं। डिपॉजिटरी में हमारे शेयर की सर्टिफिकेट रखी होती है और ट्रेडिंग के बाद वो अकाउंट्स में बदल जाती है, जिसको बेची जाती है। तो हम अपना गोल्ड लेकर डिपॉजिटरी के पास जाएंगे। डिपॉजिटरी हमको एक ईजीआर देगी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट कहते हैं। वो ईजीआर लेकर हम आएंगे। वो ईजीआर मार्केट में ट्रेड होगी, गोल्ड की कीमत के हिसाब से, गोल्ड की डिमांड सप्लाई के हिसाब से, गोल्ड की खरीद बिक्री के हिसाब से, जैसे आपका शेयर ट्रेड होता है, जैसे आपका म्यूचुअल फंड ट्रेड होता है, जैसे आपका बॉन्ड ट्रेड होता है। और उसके बाद जब आप चाहेंगे तो उस ईजीआर को वापस डिपॉजिटरी के पास ले जाएंगे, डिपॉजिटरी को ईजीआर देंगे और उसके बदले वो आपको आपका गोल्ड फिजिकल फॉर्म में वापस कर देगी। यानी फिजिकल फॉर्म में वो गोल्ड डिपॉजिटरी के पास रहेगा, वर्चुअल फॉर्म में या पेपर फॉर्म में या ई फॉर्म में वो मार्केट में रजिस्टर होगा। यानी सोना घर में रखा हुआ पैसा अब नहीं रह गया केवल। हाँ, घर में रखा हुआ पैसा पहले भी लोग रखते थे। हालांकि उसके पीछे इकोनॉमिक लॉजिक ऐसा नहीं था। लेकिन भारत में सोने की जो ट्रेडिंग का पूरा पैटर्न था वो बहुत ही फिजिकल था। वर्चुअल कोई ट्रेडिंग नहीं थी, क्योंकि आप सोना लेकर जाते थे ज्वेलरी मार्केट में, उसको बेचते थे, उससे वो पैसा लेकर आते थे। अब इसका फायदा क्या होगा? इसके जो फायदे होने वाले हैं कि भारत चूंकि सोने का इतना बड़ा देश, हमने आपको बताया 900 टन के आसपास की तो डिमांड है हर साल और ह्यूज रिजर्व है भारत में। तो अगर गोल्ड का मार्केट स्टैंडर्डाइज होता है, एक्सचेंज में आता है, तो जो स्पॉट बाजार है, जिसको कि हम सामान्य भाषा में हाजिर का बाजार कहते हैं, बाजार की भाषा में इसको हाजिर का बाजार कहते हैं, स्पॉट का बाजार। यानी जो ज्वेलरी का बाजार, जो हर शहर में एक ज्वेलरी मार्केट होता है, जहां एक्चुअली सोने के फिजिकल फॉर्म का सेल होता है कि आप अपना सोना लेकर गए और पैसा ले आए, वहां प्राइस स्टैंडर्डाइज करने में मदद मिलेगी। क्योंकि अभी हमसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि साहब दिल्ली में सोने का रेट कुछ अलग है, आगरा में सोने का रेट कुछ अलग है, नासिक में सोने का रेट कुछ अलग है, बॉम्बे में सोने का रेट कुछ अलग है। तो एक्सचेंज में ट्रेडिंग होने के साथ गोल्ड की ट्रेडिंग ट्रांसपेरेंट होगी। इंडिया में वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आप गोल्ड को एज ए एसेट क्लास ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वैसे ट्रेड करिए जैसे बाकी
बाकी शेयर या बाकी एसेट्स ट्रेड होते हैं, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और दूसरी चीज ये है कि इस ट्रेडिंग पे सेबी को और सरकार को टैक्स मिलेगा, क्योंकि एक तरीके की फाइनेंशियल ट्रेडिंग होगी। अभी हम इस पर कम टैक्स लगता देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी सोने के पूरे कारोबार पर टैक्स तो कम ही है और उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी इससे पहले होती रही है। अब एक्सचेंज कैसे स्थापित होता है, इसमें कितनी ट्रेडिंग शुरू होती है, कितने लोग गोल्ड की ट्रेडिंग शुरू करते हैं ईजीआर पे तौर पर, इनमें बाद में नजर आएगा। लेकिन एक बड़ा लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म था भारत में गोल्ड मार्केट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और उसे फिजिकल गोल्ड से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड या डिजिटल गोल्ड की तरफ ले जाने का। इसकी पूरी जमीन अब तैयार हो गई। और इसमें ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल और इतना ज्यादा मूविंग मनी हो जाएगा कि मुझे नहीं लगता है कि एक लोकल मार्केट से कोई टसल झेलना पड़ेगा इसको। हाँ, अब लोकल मार्केट में देखिए फिजिकल ट्रेडिंग तो होगी ही गोल्ड की, उसे तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी गोल्ड की बाइंग रूरल एरिया में है और वहां एक ही एसेट है जिसको लोग पहचानते हैं। लैंड के अलावा जो दूसरी फिजिकल एसेट है, या तो लैंड में निवेश करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं, वो लोग तो फिजिकल फॉर्म में सेल करेंगे। लेकिन होगा क्या, जो मुझे संभावना लगती है कि उसके आगे का जो क्लास है, जो होलसेल में गोल्ड डील करता, वो धीमे धीमे वर्चुअल फॉर्म में ट्रेड करना शुरू करेगा। यानी जो ज्वेलर है, जो लोकल बैंकर्स हैं, जो गोल्ड पैसा लेकर पैसा देते हैं या गोल्ड एक्सचेंज करते हैं, पुराने गोल्ड से नया गोल्ड बदलते हैं, वो धीमे धीमे इसकी तरफ लेकर जाएंगे। सेबी ने 2 वर्किंग ग्रुप भी बनाए हैं इसके साथ, जिन्होंने जो गोल्ड के स्पॉट एक्सचेंज के मामले में, ये तो जो ईजीआर का एक्सचेंज है, इसके साथ स्पॉट एक्सचेंज का भी के नियम भी तय करेंगे। यानी आप फ्यूचर के लिए वायदा के हिसाब से ही नहीं खरीद सकते, स्पॉट पर भी गोल्ड बेच सकते हैं, जिसे आज ही खरीदे आज बेचें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। एक तो ये कि आपने आज खरीदा और 5 महीने बाद 6 महीने बाद बेचा, तो लेकिन स्पॉट में भी अगर ट्रेडिंग करनी है गोल्ड की, तो उसके नियम बनाने के लिए भी वर्किंग ग्रुप बनाया है। तो इससे गोल्ड का जो ट्रेड है वो वाइडन होगा और दूसरी चीज ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी गोल्ड की ट्रेडिंग जो है वो टैक्सेशन के रडार के नीचे होती है, वो टैक्सेशन के रडार में ही नहीं होती है। रूरल एरिया से जो गोल्ड आता है, कस्बों में बिकता है, वापस चला जाता है, किसान अपनी आय का एक हिस्सा गोल्ड में लगाता है, तो वो चीज धीमे धीमे हमारे सामने आएगी। ये समय हालांकि इतनी ज्यादा एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का नहीं है, काफी निराशा का और बीमारी का और हताशा का माहौल है, लेकिन ये रिफॉर्म महत्वपूर्ण है। इस रिफॉर्म पर भारत के गोल्ड मार्केट का भविष्य में काफी कुछ हद तक निर्भर करता है। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा, क्या सवाल है, क्या सुझाव, जरूर बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लल्लन टॉप को फॉलो करते रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।